कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। ये लाल रंग क्रांति का है। कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जितना की आत्मा घुस गई है। दुखी हो तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती है जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अनकॉमन टॉक देख रहे हैं आप। मेरे साथ मेरे दो और सहयोगी आशीष हैं। आशीष, आपका स्वागत है, और विजेंद्र विजय साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक वक्त उत्तर प्रदेश में ऐसा भी आया था जब हमने देखा नारा तो लगता था भारत माता की जय का, चुनावी जब बिगुल बजा, लेकिन फिर नारा लगने लगा जय श्री राम का। यानी मकसद था कि हिंदुओं को एक करो और कहीं ना कहीं मुस्लिमों को एक साइड करके अपना एक पैठ बनाइए, उसके बाद चुनाव जीत जाइए। अब ये मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूँ, आप अनकॉमन टॉक पूरा देखेंगे तो समझ पाएंगे। लेकिन आशीष और विजेंद्र विजय साहब, क्या मैं सही हूँ? इस बात को आप गलत भी साबित कर सकते हैं कि हिंदुओं को एक करने की कोशिश हुई है कहीं ना कहीं 2014 के बाद से। अगर मैं सिर्फ यूपी की बात करूं तो जिस तरीके से योगी आए, जिस तरीके से उनका पहनावा रहा, बोलचाल रही, कहीं ना कहीं ये लगा कि तमाम तबका एक हिंदुओं का एक हो गया, जिसका फायदा भी हुआ। लेकिन अब देखिए, अब जो हुआ, अभी हाल में लोकसभा चुनाव हुए, पीडीए का एक फॉर्मूला आता है जो सबको तोड़ देता है। अब क्या ये पीडीए का फॉर्मूला ऐसे ही चलता रहेगा, या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जो कोशिश हो रही है एक करने की हिंदुओं को, वो होगा? देखिए, कबीर ने कहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। लेकिन भारत की राजनीति का एक सबसे स्याह पन्ना जो है वो बताता है कि जाति ही सब कुछ है। बिल्कुल। अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो ये बताने से नहीं चूकते हैं कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो गुजरात की एक ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। वो ये बताने से नहीं चूकते हैं कि मैं सनातनी हूँ, मुझे इस पे गर्व है। लेकिन क्योंकि राजनीति में धर्म मिलाना संविधान के अनुसार ठीक नहीं है, वो गैर कानूनी भी है, आप धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन राजनीति का एक काला सच ये है कि भारत की राजनीति चाहे लेफ्ट की हो, राइट की हो, चाहे वो साउथ की हो, नॉर्थ की हो, सेंट्रल इंडिया की हो, ईस्ट इंडिया की हो, वो घूम फिर के जाति पर ही आके टिक जाती है। आशीष जी, यही जो आपने पहले बोला कि पहले कोशिश होती थी कि अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक। लोकसभा चुनाव में भी यही शुरुआती दौर में ऐसा ही रहा, यही इसी को इस्तेमाल किया गया। इससे पहले भी जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव रहे, तो वर्ग विशेष बोले या कि पार्टी विशेष बोले, उन्होंने ऐसे इस्तेमाल किया, बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का नारा दिया, जातिगत जनगणना की बात की, और अखिलेश यादव पीडीए कार्ड लेकर आए, लेकिन इन जब दोनों चीजें जब आई हैं, मतलब कि जनाधार के बीच में जब ये चीजें पहुंची हैं, जो कि बिखरा हुआ जनाधार था, तो क्या जो पूरा मामला था अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का, वो पूरी तरीके से वर्गीकृत होता हुआ दिखाई दिया। हिंदू था वो अन्य अन्य जातियों में बट गया, तमाम जातियों में बट गया। एक ओबीसी बड़ा तबका आ गया जो सबसे मेजर मतलब पार्ट बन गया वोट बैंक के हिसाब से, जिसको साधने की हर कोई कोशिश करता है, जिसकी आबादी यूपी में करीब 40 से 43% के आसपास है, और जो भी करीब करीब 80 जातियों के बीच में बटा हुआ है, जिसमें एक बड़ा समुदाय जो है वो यादवों का है, वो 10% के आसपास है जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, और गैर यादव ओबीसी जो है वो करीब करीब 25 से 30% के आसपास है। अब इनको साधने की लड़ाई है, असली लड़ाई जो है। हर्ष, आपसे समझना चाहूंगा मैं, बिहार की राजनीति, यूपी की राजनीति, ये जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है। एमपी में नतीजे आते हैं, एमपी में भी सारी जातियां हैं, लेकिन 29 में से 29 बीजेपी जीत लेती है। हिमाचल में भी जातियां हैं, उत्तराखंड में भी जातियां हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी क्लीन स्वीप करती है। लेकिन जब बिहार में मामला आता है तो बीजेपी को कुर्मी वोटों के लिए नीतीश कुमार की जरूरत पड़ जाती है, बीजेपी को राजभर वोटों के लिए ओपी राजभर की जरूरत पड़ जाती है। आखिर यूपी और बिहार में ये जाति का तिलिस्म कोई पार्टी क्यों नहीं तोड़ पाती है? देखिए, मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा उसके लिए आप बिल्कुल में, क्योंकि थोड़ी लंबी बात चली जाएगी। ठीक है, आप 1931 के वक्त में जाइए, जब पहली बार जातिगत जनगणना हुई। तब अंग्रेजों के लिए कहा गया, हमारे लोग थे सारे जो आंदोलन में थे, आजादी के आंदोलन को चला रहे थे, उन्होंने बोला कि अंग्रेज हमें बांटना चाहते हैं।
जातिगत जनगणना के विरोध में सभी लोग रहे। 1947 का वक्त आया, सिर्फ बिहार की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जातिगत जनगणना हुई भी और उसके बाद उसे जारी भी किया गया जी। ये दो बात अलग हो गई। अब मैं आता हूं कांग्रेस पे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी वही रही और जब भी जातिगत जनगणना हुई तो कांग्रेस ने मना किया कि भैया जातिगत जनगणना मत कराइए, ये लोगों को बांटती है। लेकिन 1947 का जो जातिगत जनगणना बिहार के अंदर हुआ उससे फायदा हुआ, गवर्नमेंट को फायदा हुआ और वही फायदा आज तक कई पार्टियां देखती आ रही हैं। क्योंकि बीजेपी की जहां तक मैं बात करता हूं, आरएसएस बीजेपी का कोई भी बयान उठा के देख लीजिए, वो इसके समर्थन में कभी नहीं रही है। वो इसी बात को दोहराती है। आरएसएस तो कई बार ये भी कहता है कि हिंदुओं में जातिवाद तब खत्म होगा जब आप इंटरकास्ट मैरिजेस होंगी, एक जाति के लोग दूसरी जाति में अपनी बेटी या बेटों की शादी करेंगे। क्योंकि अभी मीटिंग में आरएसएस बीजेपी के साथ थी जी। ये मेरा पॉइंट है। नहीं, इंटरकास्ट मैरिजेस पे आप अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम भी देख लोगे। राजस्थान में देखोगे ना आप, अगर एससी समुदाय की कोई लड़की अगर करती है इंटरकास्ट मैरिज, अन्य किसी जाति ब्राह्मण वर्ग से करती है या कि सामान्य वर्ग से करती है, तो उसके लिए भी प्रावधान है कि आपको 8 से 10 लाख तक मिलेगा या कैटेगरी के हिसाब से। और आरक्षण का बेनिफिट खत्म नहीं होता है, जम्मू कश्मीर में भी है। तो एक शादी होने से आरक्षण का बेनिफिट बच्चों को मिलता है। आप समाज को एकजुट करने के लिए ऐसे उदाहरण भी दे रहे हैं जो कि सरकारी पैसा दे रही हो, भले लिमिटेड लोगों को मिल रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ आप जातियों में जो बिखरा हुआ है उसको जब आप वोट चाहिए तो आप उसको जातियों में बिखेर के अपने पास एकजुट करके लाना चाहते हैं। क्योंकि आरक्षण हम बोलते तो हैं, आरक्षण है क्या? आरक्षण इसलिए लाया गया कि भैया जो पिछली शोषित है, जो शोषित वंचित कास्ट है, उसको कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर मदद मिल सके और वो बराबरी उन लोगों के साथ करे जो जनरल कास्ट वाले हैं, और गवर्नमेंट उन्हें कहीं ना कहीं नौकरी दे, वहां पे वो चीजें दे। लेकिन अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे ना, 75 साल से भी ज्यादा कांग्रेस को हो गया गवर्नमेंट में, लेकिन उतने वो पद पर नहीं रहे। आरक्षण की बात होती है, बीजेपी गवर्नमेंट में भी उतने वो पद पर नहीं है। तो आखिर आरक्षण आया तो आरक्षण जिस तरीके से लाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रावधान किया था, उन्होंने एक सीमित वक्त के लिए 10 साल के लिए 10 साल के लिए किया था। भाई जो शोषित लोग हैं, जो पिछड़ा तबका है, जिसको बराबर के अवसर नहीं मिले हैं, उनको एक वक्त विशेष के लिए अवसर मिले ताकि वो बराबरी कर सकें। लेकिन आपको आरक्षण वाली सोच से बाहर निकालना होगा एक पूरे समाज को। उसको ये मांग करनी चाहिए कि हमको व्यवस्था जो सरकार दे रही है, जो सिस्टम दे रही है, वो सबके लिए समान हो। तब वो जो सामने वाले जिसको वो बता रहे हैं कि जिसको आरक्षण की दरकार नहीं, उससे compete कर सके, मतलब उसकी कंपटीशन में आ सके। लेकिन यहाँ सोचिए कर दिए कि हम अपने आप को बताएंगे कि हमको आरक्षण चाहिए, देखिए हम पिछड़े हुए हैं, लेकिन आप ये नहीं कभी मांग करोगे कि हमको बराबर व्यवस्था मिले तो हम उनसे बेहतर साबित कर सकते हैं। आप खुद को जो मतलब एक वो 10 साल की व्यवस्था, विक्टिम कार्ड खेलने वाली बात है। ये लोग बहुत कम कहेंगे कि विक्टिम कार्ड खेला जाता है, लेकिन आपने इस सोच को घर कर दिया है, दिमाग के अंदर। देखिए, अगर जातिवाद का जो जहर है, सियासत ने किया, जातिवाद का जो जहर है वो 10 साल के बाद खत्म ही हो सकता था, लेकिन कांग्रेस ने उसे सस्टेन किया। आज की डेट में कोई भी जाति नहीं चाहती कि उसका आरक्षण खत्म हो जाए, जिनको मिल रहा है कोई भी नहीं चाहेगा, भले ही वो संपन्न क्यों ना हो। ऐसे में बीजेपी की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, या मैं यूं कहूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, वो ये हार्ड लाइन ले ही नहीं सकती कि आरक्षण व्यवस्था खत्म होगी और आर्थिक आधार पर ही लोगों को सुविधाएं मिलेगी। किस लिए वो राजनीति चश्मा लगा ये सबका लगा हुआ है। अगर मोहन भागवत ने 2015 में एक बयान दिया, बीजेपी उसके बाद लोग विधानसभा का चुनाव हार गई, 2014 की लहर के बाद 15 में चुनाव हुआ, दिल्ली और बिहार का चुनाव साथ साथ हुआ, बीजेपी 15 का चुनाव हार गई बिहार में, क्योंकि एक स्टेटमेंट कि हम आए सत्ता में और आगे जो है आरक्षण हम खत्म कर सकते हैं। बीजेपी वाले बोलते हैं दुष्प्रचार है जो कि फैलाया गया सारी चीजें की। एक यूपी की सिनेरियो से भी इसको देखने की कोशिश करिए कि यूपी में जिस तरीके से हार मिली लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, जो कहां एक बड़े गैप से ऊपर चला करती थी, लेकिन अब कितने नंबर की पार्टी बन गई, दूसरे की बढ़ गई, समाजवादी पार्टी ने पिछाड़ दिया। अब उनके जो पीडीए का कार्ड अब कैसे ढूंढे, पीडीए कार्ड जो खेला अखिलेश यादव ने, उसका कार्ड कैसे ढूंढे, उसी के लिए योगी आदित्यनाथ तक को बोलना पड़ रहा है, जो सीएम साहब को बोलना पड़ रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। भले उसका वो आधार बनाए बांग्लादेशी हिंदू को, लेकिन सब समझ रहे हैं कि आखिर निशाना है किस तरफ। अच्छा ठीक है, अब उसके लिए एक खबर भी आई है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक ब्यौरा किया गया है कि जनगणना कराएंगे तो हम जातिगत जनगणना भी कराएंगे। अभी ये सूत्रों के हवाले से खबर है, मैं कंफर्मेशन इसकी नहीं दे रहा हूं, लेकिन क्या मोदी सरकार की ये मजबूरी बन गई है अब कि आप जाति? देखिए मजबूरी, देखो मजबूरी, यूपी के भी कुछ मंत्री वहां पर, मैं देखिए सिंपल सी चीज है, इस चीज का क्रेडिट आपको राहुल गांधी को देना होगा। ये मुद्दा जब 3 स्टेट के चुनाव हुए, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तब ग्राउंड पर इसका असर नहीं दिखाई दिया,
लेकिन जब यूपी में मामला फंसा, जब बिहार में मामला फंसा, राजस्थान में भी कुछ सीटों पर इसका असर रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने बीजेपी को मजबूर कर दिया है कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मैं बताता हूं आपको। क्योंकि जो SC ST कैटेगरी की जो सेंसस है वो होती है, जब से भारत में जनगणना हो रही है वो हमेशा से होती है। लेकिन OBC और सवर्ण वोटर जो होते हैं, जो सवर्ण कास्ट के लोग होते हैं, उनकी गिनती नहीं होती है कास्ट बेस्ड। क्या होता है कि यही मामला फंसता है। ये जो नैरेटिव दिया गया है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, ये लगता है कांग्रेस को कि हम हिंदुत्व पर, राष्ट्रवाद पर बीजेपी की नकल भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर बीजेपी बैकफुट पर जा सकती है तो जातिवाद पर है, क्योंकि वो बीजेपी की दुखती रग है। बीजेपी की लीडरशिप ऐसी इस तरीके से तैयार होती ही नहीं है। बैक टू बेसिक्स पर आ गए हैं। उन्होंने एक बीजेपी ने गढ़ा राष्ट्रवाद का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, लेकिन राष्ट्रवाद हो चाहे हिंदुत्व, ये टिका तो क्या जमीन से जुड़ा हुआ है ना। जमीन से अगर आप हिंदुत्व भी होगा, वो कन्या उसके अंदर जितनी भी जातियां आएंगी, अलग अलग जातियों में लोग बट जाएंगे। तो उन्होंने सबसे नीचे वाली नब्ज पकड़ी, जाति पे चले गए। अब जातियों के हिसाब से जो निर्णय होगी वो उनके पक्ष में आ गई। अब बीजेपी क्यों इसके पक्षधर में आएगी, पक्ष में आएगी, जैसा आप कह रहे हैं, उसके ही कारण है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य बोल चुके हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जिन नीतीश कुमार के दम पर केंद्र की सरकार चल रही है, वो ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। वो बिहार में कास्ट सेंसस में बीजेपी भी देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने फैसला लिया और नेताओं ने भी कहा कि हाँ कास्ट सेंसस होनी चाहिए। उनका समर्थन प्राप्त था नीतीश सरकार को, इसलिए बीजेपी का स्टैंड बिहार में तो वही है। एक सवाल मैं आपसे लेता हूं कोर्ट को लेकर और PDA को लेकर। आशीष से सवाल है कि PDA की अब काट क्या है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि योगी साहब बार बार हिंदुत्व का नाम ले रहे हैं, सब कुछ कराएं। हालांकि अब सभी एक हो गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य की बात करता हूं, 2-4 शब्दों में ये उत्तर दीजिएगा कि काट क्या है। आपसे एक सवाल रहेगा, सुप्रीम कोर्ट आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट मना ही नहीं करता। 10% अभी EWS कैसे हुआ है, EWS की मैं बात कर रहा हूँ, माफ करिएगा। हालांकि अगर मैं बात करूं OBC को लेकर जो बात हुई कि आप कोटा विद इन कोटा, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया उसको लेकर, तो क्या वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मेरे हिसाब से क्या है कि आरक्षण का जब जब मुद्दा आता है ना, तो बीजेपी बैकफुट पर चली जाती है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी को ये सूट नहीं करता है। तो बीजेपी चाहेगी कि वो उन मसलों पर आगे रहे जो उसके फ्रंटलाइनर सब्जेक्ट रहे हमेशा के लिए, जैसे कॉमन सिविल कोड है और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बीजेपी चाहेगी कि वो इस टेन्योर में पूरा करे। और जब भी आरक्षण का मुद्दा आएगा बीजेपी हमेशा आपको घिरी हुई नजर आएगी। PDA की बात कर रहे हो, आपने कोर्ट की भी बात करी। कोर्ट के ज्यादातर मैटर होते थे, उस पर अभी तक राजनीतिक दल बचते नजर आते थे। आरक्षण और जाति का मसला कितना बड़ा है उसको देख के आप ऐसे ही समझ सकते हो। चंद्रशेखर आजाद जो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद है, वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कोर्ट पर हमको भरोसा नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक पे उन्होंने बोल दिया। तो समझ सकते हो जाति और आरक्षण उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है ये। वो कह रहे हैं कि आपकी नीयत पे भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। अब बात आई PDA की। अब आप PDA गढ़ दो या कुछ भी गढ़ लो, आपको सोचना पड़ेगा ये आखिर विरोधी दल ने क्यों गढ़ा। इसीलिए गढ़ा कि आप जिस तरीके से विकास का खाका प्रेजेंट करते थे जनता के सामने, उसको वो कहीं ना कहीं आप एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाए। आप विकास करोगे और आम जनमानस तक आपकी नीतियों की जो असल हकदार है उन तक उनकी पहुंच होगी, तो आपको ना PDA की जरूरत पड़ेगी ना किसी कामकाज की। काम अच्छा करोगे तो आप। मैं उसमें एक चीज जोड़ लूं कि जो जैसे ही 4 जून के नतीजे आए, यूपी में जिस तरह की घटनाएं हुई है, तो लोगों को समझ में आ गया है कि PDA उतना शायद ज़रूरी नहीं है जितना कि लॉ एंड ऑर्डर ज़रूरी है। तो शायद योगी आदित्यनाथ ये जताना चाह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जरूर कहा जा सकता है कि भारत ऐसा देश है जहाँ पर आपकी जाति पूछी जाती है, और वो चुनाव में अक्सर, हालांकि अगर कोई नेता आपके घर में आता है तो आपसे ये नहीं पूछेगा आपने 1 रोटी खाई है, 2 रोटी खाई है, लेकिन जाति जरूर पूछी जाएगी, क्योंकि ये भारत है भैया, और आपसे वोट लेना राजनेताओं का हक है। और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र में आपका अधिकार है और आप ही नेता को गद्दी पर बिठाते हैं। लेकिन जरा सोच समझकर, और आप दोनों ने बहुत अच्छी बातें बताई हमारे दर्शकों को। फिलहाल आपके हाथ में ही सब कुछ है। राजनेता अगर आपके दरवाजे पे आए और कहें कि भैया धर्म के आधार पर, जात के आधार पर वोट करिए, तो जरा सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि भारत बहुत तरक्की कर चुका है। आप भी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे और करिए, अपनी समझ को और बढ़ाइए। अनकॉमन टॉक में कॉमन बात लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।